जन आज जानते हैं सामाजिक विषमता और बहिष्कार के स्वरूप। सामाजिक विषमता और बहिष्कार, सामाजिक विषमता और बहिष्कार के बारे में। तो सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है? सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है? तो सामाजिक असमानता है। सामाजिक स्त्रीकरण का तात्पर्य क्या है? तो समाज में जो असमानता है उसी को सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। जब समाज ऊंच नीच में गरीब वर्ग में बटा होता है तो इसी को सामाजिक असमानता कहा जाता है। फिर अगला है अन्यथा समक्ष वर्ग की विषमता और बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। तो अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। तो अन्यथा सक्षम वर्ग और विषमता और बहिष्कार के लिए कौन जिम्मेदार है? तो सामाजिक व्यवस्था और दृष्टिकोण है। सामाजिक व्यवस्था है और दृष्टिकोण है जो किसके लिए जिम्मेदार हैं? अन्यथा सक्षम वर्ग की विषमता और बहिष्कार के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक स्त्रीकरण वह स्वरूप है। सामाजिक स्त्रीकरण का वह स्वरूप कौन सा है जिसमें व्यक्ति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है? तो समाज के द्वारा क्या निर्धारित किया गया है जिसके द्वारा व्यक्ति की स्थिति जन्म से ही निर्धारित हो जाती है? तो वो जातिगत स्त्रीकरण है। कौन सा स्त्रीकरण है? जातिगत स्त्रीकरण। इसका निर्धारण जन्म से ही हो जाता है। स्त्रीकरण के किस स्वरूप का अब प्रायः उन्मूलन हो चुका है? तो जो समाज में ऊंच नीच बचा हुआ है स्त्रीकरण है गरीब और अमीर वर्ग में, तो अब कौन सा जो है जड़ से गायब हो चुका है? तो इसमें जो है दास प्रथा पर आधारित स्त्रीकरण, दास प्रथा पर आधारित स्त्रीकरण पूर्ण रूप से समाप्त। लेकिन जातीय स्त्रीकरण और वर्गगत स्त्रीकरण ये भी विद्यमान है। कौन सा नहीं है? दास प्रथा पर आधारित स्त्रीकरण अब जो है स्त्रीकरण अब नहीं है। सामाजिक स्त्रीकरण का क्या महत्व? सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व क्या है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व क्या है? तो सामाजिक स्त्रीकरण का महत्व क्या है? श्रम विभाजन की व्यवस्था में सहायक है। ठीक है, श्रम विभाजन इससे होता है। कार्य सबको अलग अलग बांट दिए जाते हैं, ये तुम्हारा कार्य है, ये तुम्हारा कार्य है। फिर सामाजिक संगठन बनाए रखने में सहायता। जो समाज में संगठन है, जैसे जब समाज गरीब और उच्च वर्ग में बटा होता है तो उसमें अनेक प्रकार के संगठन का निर्माण होता है, वो तो इस संगठन गुट में बन जाता है, तो ये रखने में सहायक हो जाता है। व्यक्ति की स्थिति और उसके कार्यों को निर्धारित करने में सहायता है। इससे व्यक्ति की जो पोजीशन है वो निश्चित हो जाती है और उसके कार्य जो निर्धारित हो जाते हैं, इसलिए जो है इसका महत्व बढ़ जाता है। किसका? सामाजिक स्त्रीकरण का। तो ये उपयुक्त सभी जो हैं पाए जाते हैं। फिर अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या क्या है? तो जो अनुसूचित जातियां हैं उनकी प्रमुख समस्या क्या है? तो उनकी प्रमुख समस्या है अस्पृश्यता की समस्या। उनकी प्रमुख समस्या क्या है? अस्पृश्यता की समस्या है। किसकी अस्पृश्यता की समस्या है? तो अनुसूचित जातियों की। किसकी है? तो अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या। देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो ये विशेष नहीं है, निर्धनता की समस्या भी नहीं है, शिक्षा की कमी की समस्या भी नहीं है। अनुसूचित जाति की प्रमुख समस्या क्या है? तो अस्पृश्यता की समस्या। जो छुआछूत की समस्या है ये, इसको अपराध सिद्ध कर दिया गया है। आप संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत, किसके तहत? 17 के तहत छुआछूत जो है नहीं कर सकते हैं, इसका वर्णन किया गया है। फिर पारंपरिक रूप से अनुसूचित जातियों की आर्थिक समस्या थी। मतलब प्राचीन काल से लेकर के अनुसूचित जातियों की प्रमुख समस्या थी। तो कोई एक समस्या थोड़ा ना होती थी, अनेक समस्याएं थी। तो इसमें तो फिर सभी से ये देखते हैं कौन कौन सी समस्याएं हैं। तो व्यवसाय चुनने की छूट नहीं थी, आप व्यवसाय नहीं चुन सकते थे, मतलब आप जो जिस वर्ग में है वही कार्य करते, दूसरा कार्य नहीं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में बटा हुआ था, तो सभी के कार्य अलग अलग थे, तो उसी में तो व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं थी। तथा मजदूरी में दयनीय दशा, तथा मजदूरी में भी उनकी दशा जो थी दयनीय थी। श्रम विभाजन में निम्न स्थान, फिर जो श्रम का विभाजन होता था उसमें अलग अलग स्थान था, निम्न स्थान था, ये सभी। तो इसमें जो है ये ऑप्शन सही है, उपयुक्त है सभी। फिर अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित किया हुआ? तो अस्पृश्यता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो 1955 में पारित हुआ था।
कब पारित हुआ था? तो 1955 में। क्या पारित हुआ था? तो अस्पृश्यता अधिनियम, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? कि जो अनुच्छेद संविधान का 17 हमने आपको बताया है, उसमें जो है अस्पृश्यता एक अपराध है, 17 में कहा गया है। तो यह अधिनियम अच्छा कब आया था? तो 1955 में। नागरिकता अधिनियम भी 1955 में आया था। नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो प्रावधान किया गया था वो भी 1955 के तहत किया गया था। और यह अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है, ये भी 1955 है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार है। अन्य पिछड़े वर्ग के निर्धारण का आधार किसे है? तो अन्य पिछड़े वर्ग का निर्धारण का आधार है जातीय संस्तरण में निम्न स्थित शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन, सरकारी नौकरी, व्यापार, वाणिज्य व उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त प्रतिनिधित्व या उपयुक्त सभी। तो अन्य पिछड़े वर्ग मतलब ओबीसी जो है के निर्धारण का आधार क्या रहा? तो ओबीसी के निर्धारण का आधार क्या रहा है? तो मतलब जातीय स्तर में निम्न स्थित है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन है, सरकारी नौकरी, व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के क्षेत्र में भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, उपयुक्त सभी हैं, ये सभी पाए जाते हैं। महात्मा गांधी ने अस्पृश्यता जातियों के लिए 1930 में अस्पृश्यता जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधित किया? तो 1930 में जो गांधी जी ने सविनय विज्ञान आंदोलन भी चलाया था 1930 में, दांडी यात्रा भी 1930 में की थी। फिर महात्मा गांधी अस्पृश्यता जातियों के लिए दशक को किस नाम से संबोधित किया था? तो हरिजन मतलब भगवान के लोग कहकर कौन संबोधित किया? महात्मा गांधी जी ने। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्या क्या है? तो पिछड़े वर्ग की समस्या क्या है? शिक्षा भी है, निर्धनता भी है, बेरोजगारी भी है। तो शिक्षा है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, तो उपयुक्त सब पाए जाते हैं। फिर भारत में अन्य पिछड़े वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत में जो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग का गठन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन था? पहला पिछड़ा वर्ग आयोग। तो पहले पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष थे काका कालेलकर। कौन था? तो काका कालेलकर। किसके थे? तो पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे। कौन था? तो काका कालेलकर। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो बीपी मंडल। तो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? बीपी मंडल। और प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो काका कालेलकर। और द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो पीवी मंडल थे। भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या है। तो भारत में जो महिलाएं हैं उनकी प्रमुख प्रॉब्लम कौन सी है? तो उच्च शिक्षा का अभाव, मतलब ये उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती हैं। मतलब कहने का ये है, ये निम्न स्तर की शिक्षा प्राप्त करती हैं, फिर उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए इनके सामने बाधा प्रकट हो जाती है। फिर तकनीकी शिक्षा का अभाव, इनको तकनीक वाली जो शिक्षा है नहीं मिल पा रही, ये भी एक समस्या है। किसकी समस्या है? तो भारत में जो महिलाएं हैं उनकी समस्या है। लैंगिक असमानता और भेदभाव, मतलब इनके साथ भेदभाव होता है। कहने का तात्पर्य लड़का लड़की में भेद किया जाता है और इनके साथ और भेदभाव होता है। तो ये वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। फिर एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार क्या कहलाता है? जैसे एक पूरा समूह है और एक दूसरा पूरा समूह है के बारे में पहले से कुछ विचार निर्धारित होते हैं, उस व्यवहार को कहते हैं पूर्वाग्रह। क्या कहा जाता है उस व्यवहार को? तो पूर्वाग्रह कहा जाता है, पूर्वाग्रह कहते हैं। पूर्वाग्रह होता है हमेशा नकारात्मक और हमेशा सकारात्मक। देखिए पूर्वाग्रह जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। कौन? पूर्वाग्रह। निम्नलिखित में से जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता कौन सी? जो जनजाति समाज है उनकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो सामान्य भाषा। विशेषता ये होती है कि वो अपनी अलग भाषा बोलते हैं, उनकी अपन रहन सहन खान पीन अलग भाषा होती है। भारत में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया? तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त किया गया था? तो 1953 में नियुक्त किया गया था। कब नियुक्त किया गया था? 1953 में। क्या नियुक्त किया गया था? भारत में प्रथम अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग कब नियुक्त हुआ? तो 1953 में। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो काका कालेलकर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीपी मंडल। हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हमारे जो समाज है, सोसाइटी, इसमें लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। प्रतिकूल का उल्टा होता है अनुकूल। तो अनुकूल माने होता है अच्छा, प्रतिकूल माने होता है खराब। तो जो लैंगिक विषमता होगी तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? पुरुष पर कि स्त्री पर? तो यहाँ पर किस पर पड़ेगा? स्त्री पर। कैसा प्रभाव? प्रतिकूल, मतलब खराब प्रभाव पड़ रहा है। जब लैंगिक असमानता रहेगी तो वह प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार व्यवहार क्या कहलाता है? तो अभी हम बता चुके हैं, इसे पूर्वाग्रह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वाग्रह। एक समूह के सदस्य द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार होते हैं, पूर्वाग्रह होता है। क्या होता है? तो पूर्वाग्रह होता है। वह व्यवस्था जो एक समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ एक अधिश्रेणी संरचना को अधिक्रमित करती है, क्या कहलाती है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो समाज में लोगों के वर्गीकरण के साथ अधिश्रेणित संरचना को अधिक्रमित करती है, उसे क्या कहते हैं? तो सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो सामाजिक स्त्रीकरण कहा जाता है। निम्न में से कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है? में कौन सी जनजाति समाज की विशेषता नहीं है? तो देखो, सामान्य इनकी भाषा होती है, अलग बोलते हैं, हो किया करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा ये पुअर भी होते हैं, निर्धन भी होते हैं। फिर इनके जो हैं कोई स्पेशल नाम होते हैं, नाम अपनी जाति के अनुसार हु, होंग, हुम, चुंग रख लेते हैं। और फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी इससे ये दूर रहते हैं। ये जो है इनकी विशेषता नहीं, इनसे काफ़ी दूर रहा करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से ये काफ़ी दूर रहते हैं। कौन? जनजाति समूह। भारत में सबसे बड़ी जनजाति कौन है, मालूम है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय जो संस्कृत है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृत की प्रमुख विशेषता क्या है? तो एकता, अनेकता में एकता। तो भारत की जो संस्कृत है, हम जो हैं भारतवासी सबको, हम सब एक हैं। अनेक हैं मतलब रंग, रूप, जाति, स्वभाव, ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब है, लेकिन फिर भी हम क्या हैं? एक हैं। यह किसका है? भारतीय संस्कृत की विशेषता है। इसीलिए जो है भारतीय संस्कृत महान है। भारतीय समाज और संस्कृत में विविधता देखी जा सकती है। तो भारतीय समाज और संस्कृत में विविधता देखी जा सकती है। तो जो भारत का समाज है, जो संस्कृत है, इसमें अनेक मतलब विविधता देखते हैं। भाषागत विविधता, अनेक प्रकार की भारतीय समाज में भाषाएं बोली जाती हैं, सही है। फिर प्रजाति विविधता है, न जाने कितनी प्रकार की प्रजातियाँ हैं। फिर धार्मिक विविधता, अलग अलग धर्म हैं। तो दाल भात वाला ऑप्शन सही है, उपयुक्त सभी। क्योंकि भाषागत विविधता भी है और प्रजाति विविधता भी है और धार्मिक विविधता भी है, तो ये उपयुक्त सभी। धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो जो धर्म का सामाजिक सिद्धांत है वो दुर्खिम ने प्रस्तुत किया। एक समाजशास्त्री है दुर्खिम। समाजशास्त्र में इनका बहुत बड़ा योगदान है। किसका योगदान है? दुर्खिम का। इन्होंने क्या प्रस्तुत किया है? धर्म का सामाजिक सिद्धांत। किसने प्रस्तुत किया है? दुर्खिम ने धर्म का सामाजिक सिद्धांत। क्षेत्रवाद के प्रबल होने का क्या कारण है? तो क्षेत्रवाद के प्रबल होने मतलब कोई विशेष एक क्षेत्र में यहाँ देखा होगा कि लोग उसमें अपना बहुत लगाव रखते हैं। तो क्षेत्रवाद प्रबल होने के क्या कारण है? तो भाषाई प्रेम है, मतलब वहाँ के लोग अपने क्षेत्र में अपनी भाषा बोलते हैं। असंतुलित आर्थिक विकास, ये भी सही है। विकास जो है वहाँ असंतुलित होता है। सामाजिक अन्याय और पिछड़ापन है। समाज में अन्याय होता है और पिछड़ापन होता है, तो ये उपयुक्त सभी सही है। क्षेत्रवाद की भिन्नता, किसी क्षेत्र विशेष से लगाव रखना ही क्षेत्रवाद कहलाता है।
निम्नलिखित में से राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? कि राष्ट्र के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो सांप्रदायिकता, ये तो झगड़ा झंझट है। क्षेत्रवाद, ये तो अलगाववाद, मतलब अपने क्षेत्र को महत्व देना। जातिवाद, मतलब अपनी जाति को महत्व देना, हम इस जाति में हैं, हम उस जाति में, दूसरी जाति को नीचा दिखाना जातिवाद, अपनी जाति को वरीयता देना। फिर है राष्ट्रवाद, तो राष्ट्रवाद जो है राष्ट्र के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। किसके लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्र के एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। कौन उत्तरदायी है? तो राष्ट्रवाद उत्तरदायी है एकीकरण के लिए। राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व कौन सा है? जो राष्ट्र का एकीकरण किया जाएगा तो उसमें बाधक तत्व कौन सा है? तो मतलब जब हम राष्ट्र में एकता उत्पन्न करेंगे तो कौन सी बाधकता है? महिलाओं में जागरूकता, अगर महिलाओं में जागरूकता होगी तो मानता है तो देश का एकीकरण हो जाएगा, परपंच से छुट्टी हो जाएगी। फिर सामाजिक सद्भाव है, तो सामाजिक सद्भाव, अगर समाज में सभी के साथ सद्भाव रहेगा, मिलजुल कर रहेंगे तो एकीकरण हो जाएगा। फिर विकसित संचार व्यवस्था, अगर संचार व्यवस्था विकसित हो जाएगी तो सभी को ज्ञान पर मिलेगा, तो एकीकरण का तो और विकास हो जाएगा। ये सांप्रदायिकता है। सांप्रदायिकता मतलब ये दंगे फसाद वगैरह, ये जो है राष्ट्र के एकीकरण में सहायक नहीं होते हैं। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। किसको? जातिवाद को। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है। किसको? तो जाति को समाप्त किया जा सकता है। अंतरजातीय विवाह की बहिर्जातीय विवाह, यहाँ पर होना चाहिए था, हमें लगता है बहिर्जातीय विवाह। अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देकर समाप्त किया जा सकता है, तो जातिवाद को समाप्त किया जा सकता है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेंगे, ये कुछ हमें तो ठीक नहीं लग रहा है। जो राज्य जन सामान्य के हितों और आवश्यकताओं के बिना, जो राज्य जन सामान्य के हितों और आवश्यकताओं के बिना भेदभाव की पूर्ति करने का प्रयास करता है, उसे माना जाता है कल्याणकारी राज्य। ऐसा राज्य जो जन कल्याण के हित और आवश्यकताओं को बिना भेदभाव पूर्ति करता है, इसे लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। तो लोक कल्याणकारी राज्य का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जिसकी राजधानी लंदन है, टेम्स नदी के किनारे, वहीं पर हुआ था। तो जो राज्य है पूरा जन्म से लगा करके कब्र तक का ठेका लेती है, तो वही लोक कल्याणकारी राज्य है। धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर, जब धर्मनिरपेक्षता की भावना प्रबल हो जाती है तो क्या होता है? तो धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है। धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर, जब धर्मनिरपेक्षता की भावना प्रबल हो जाती है तो क्या होता है? तब क्या होता है? तो धर्म के प्रभाव में कमी आ जाती है, बिल्कुल सही है। तर्क और विवेक की प्रधानता हो जाती है, सही है। तर्क और विवेक की प्रधानता हो जाती है। वैज्ञानिक आविष्कार का महत्व दिया जाता है, बिल्कुल सही। उपयुक्त सभी लक्षण माने जाते हैं। जब धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर, धर्मनिरपेक्षता की भावना के प्रबल हो जाने पर, भारत में धर्मनिरपेक्षता से में सहायक कारक हैं। भारत में धर्मनिरपेक्षता में सहायक कारक कौन से हैं? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है किसी धर्म को मान्यता नहीं देना, कि सरकार जो है किसी धर्म को मान्यता नहीं देती है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, कोई भी धर्म अपना सकता है। तो यही धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है कि किसी भी धर्म को मान्यता न देना, सरकार का इसमें कोई रूल नहीं है राज्य का। तो आधुनिक शिक्षा प्रणाली धर्मनिरपेक्ष में सहायक है, बिल्कुल है धर्मनिरपेक्ष में सहायक। किसी भी धर्म को मान्यता न देना है धर्मनिरपेक्ष कहलाता। आधुनिक शिक्षा प्रणाली, इसमें धर्मनिरपेक्षता। नगरीकरण उद्योगीकरण, अगर नगरीकरण उद्योगीकरण हो जाता है तो व्यक्ति जो है उसे धर्म से क्या मतलब है, वो अपना काम में लगा रहेगा। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, जो विदेशी संस्कृति है भारत पे पड़ी, इससे भी धर्मनिरपेक्षता जो है कम हुई। धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो राज्य की दृष्टि में यह सभी धर्म का है समान है, राज्य किसी भी धर्म को मान्यता नहीं देता है। इसी को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता। राज्य की दृष्टि से किसी धर्म को प्राथमिकता न देना, मतलब राज्य किसी धर्म को प्राथमिकता नहीं देता, इसी को धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। निम्न में से कौन सी संस्कृति
की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृत की विशेषता नहीं है? तो संस्कृत की विशेषता कौन सी नहीं है? तो वो है जैविक उत्तराधिकार। कौन सा अधिकार? जैविक उत्तराधिकार। ये संस्कृत की विशेषता नहीं है। तो कौन कौन सी संस्कृत की विशेषताएं हैं? सामाजिक गुण है, अनुकूलनशीलता है तथा अधिवैयक्तिक है तथा जैविक उत्तराधिकार है। जैविक उत्तराधिकार है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया। कब पारित किया गया? तो 2005 में पारित किया गया। सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? 2005। विश्व में सबसे पहले सूचना का अधिकार कहाँ लागू हुआ रहा? तो स्वीडन में। कहाँ लागू हुआ था? स्वीडन में। भारत में सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। अच्छा, किस उद्देश्य से आ रहा है? कि शासन में यह पारदर्शिता बनी रहेगी। क्या बनी रहेगी? पारदर्शिता। लेकिन जब शासन में सूचना का अधिकार लागू हुआ तो शासन में पारदर्शिता तो नहीं बनी, लेकिन पत्रकारों का बन गया। 10-5 रुपए मिल गए उनको। भारतीय प्रजातंत्र की मुख्य बाधा है। तो भारतीय प्रजातंत्र की मुख्य बाधा क्या है? तो जातिवाद है, संप्रदायवाद है, क्षेत्रवाद है, ये सभी हैं। तो भारतीय प्रजातंत्र में बाधाएं कहाँ है? तो जो भारत में कहाँ है? प्रजातंत्र है, मतलब लोगों का शासन है। इसमें जातिवाद है, जातिवाद पर खूब इलेक्शन चुनाव होते हैं। विकास से कोई मतलब नहीं है। तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो तो ये वोट डालो, ये वाली पार्टी है। फिर क्षेत्रवाद, हर क्षेत्र का अपना महत्व है। इसमें विकास से नहीं मतलब अपने क्षेत्र को हम वोट देंगे। फिर संप्रदायवाद है, जो दंगे फसाद कराते हैं, ये है। तब ये सब प्रजातंत्र के लिए बाधक है और राष्ट्र के एकीकरण के लिए में भी बाधक है ये सब। फिर देखते हैं परियोजना और उसके कार्य। भाई परियोजना, भाई देख लीजिए, प्रोजेक्ट। अब तुमको प्रोजेक्ट बनाना है। तो कौन सा भौगोलिक पर्यावरण का तत्व है? भौगोलिक पर्यावरण का कौन सा तत्व है? तो भौगोलिक पर्यावरण में क्या आएगा? धर्म आएगा, ये तो मानव ने बनाया है। विश्वास आएगा, ये तो हमने बनाया है। फिर विवाह आएगा, ये तो नातेदारी ने बनाया है। तो ये सब नहीं। भौगोलिक मतलब प्राकृतिक पर्यावरण में तो वर्षा आएगी। कौन आएगा? वर्षा। समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो समाजशास्त्र में किस पद्धति का प्रयोग होता है? तो सांख्यिकी का तो गणित में है, तो तुलनात्मक का तो अनेक विषय में हो सकता है, राजनीति में होता है, ऐतिहासिक तो इतिहास में होता है, और भी हैं। लेकिन वैज्ञानिक पद्धति, तो इसमें वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होता है। किस पद्धति का? तो वैज्ञानिक पद्धति का। जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग लेता है तो उसे क्या कहते हैं? जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधि में भाग लेता है तो उसे क्या कहा जाता है? सहभागी अवलोकन। क्या कहा जाता है? सहभागी। जब अवलोकनकर्ता समूह की गतिविधियों में भाग लेता है, जैसे कोई अवलोकन करता है, साथ में भाग ले तो सहभागी, साथ साथ रहने वाला मतलब सहभागी। उस अवलोकन को क्या कहा जाता है जिसमें अवलोकित घटना का अध्ययन उसकी वास्तविक स्थिति में किया जाता है। वास्तविक स्थिति में किया जाता है। किस स्थिति में किया जाता है? तो वास्तविक स्थिति में किया जाता है। उस अवलोकन को क्या कहा जाता है जिसमें अवलोकनकर्ता का अध्ययन अवलोकित घटना का अध्ययन उसकी वास्तविक स्थिति में किया जाता है। वास्तविक स्थिति में किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा अनियंत्रित अवलोकन। कौन सा नियंत्रित अवलोकन? अनियंत्रित अवलोकन। तो उस अवलोकन को क्या कहते हैं जिसमें अवलोकनकर्ता समुदाय के कुछ गतिविधि में सक्रिय भाग लेता है। समुदाय की गतिविधि में कुछ सक्रिय भाग लेता है, कुछ में भाग नहीं लेता है, कुछ में भाग नहीं लेता है। तो यह कौन सा है? अर्ध सहभागी अवलोकन। अर्ध सहभागी अवलोकन। साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या? तो साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? तो प्रत्यक्ष संपर्क है। साक्षात पद्धति का संबंध क्या है? तो प्रत्यक्ष पद्धति। साक्षात्कार पद्धति का उद्देश्य क्या है? प्रत्यक्ष संपर्क होता है, जिसे इंटरव्यू कहते हैं। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना होता है, व्यक्तिगत सूचनाएं प्राप्त करना होता है, लेकिन उपयुक्त सभी।
और साक्षात्कार की पद्धति का उद्देश्य क्या होता है? तो प्रत्यक्ष जैसे आमने सामने बैठते हैं, उनसे संपर्क बनाते हैं, तो डायरेक्ट संपर्क, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है। फिर संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते, फिर उससे पूछते हैं, संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है इंटरव्यू में, साक्षात्कार पद्धति में। फिर व्यक्तिगत सूचना प्राप्त करना, फिर व्यक्तिगत व्यक्ति से अपनी पर्सनल सूचनाएं प्राप्त करना उपयुक्त सभी। कुछ साक्षात्कार को मानते हैं कि इससे केवल रुपए ऐंठने का एक तरीका है और कुछ नहीं, जिससे रुपए खींचे जाएं। तो औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप हो सकता है। तो औपचारिकता के आधार पर साक्षात्कार का रूप हो सकता है। तो औपचारिक साक्षात्कार, अनौपचारिक साक्षात्कार। तो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों साक्षात्कार हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक। अनौपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य रूप से भी जाना जाता है? तो आशय अनौपचारिक और आशय अनियंत्रित साक्षात्कार, अनियंत्रित साक्षात्कार के रूप में जाना जा सकता है। सामाजिक अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है। तो प्रथम चरण कौन सा होता है? समस्या का चुनाव। समस्या का चुनाव क्या होता है? समस्या का चुनाव। सामाजिक अनुसंधान की व्यवस्थित प्रक्रिया में प्रथम चरण होता है समस्या का चुनाव। तो समस्या का चुनाव जो है प्रथम होता है। निम्न में से कौन सी परियोजना का कार्य, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य का चरण है? परियोजना कार्य का चरण कौन सा है? तो परियोजना में देखो भाई क्या होता है, चरण कौन कौन से? अध्ययन विषय का चुनाव करना, कौन सा अध्ययन विषय उसका चुनाव करना, अध्ययन प्रविधि का चुनाव करना तथा तथ्यों का आंकलन करना तथा अध्ययन विषय का चुनाव करना और अध्ययन प्रविधियों का चुनाव करना उपयुक्त सभी। अब देख लो साक्षात्कार के गुण क्या हैं। तो साक्षात्कार का गुण क्या होता है? तो साक्षात्कार का गुण होता है लचीलापन है, वस्तुनिष्ठता है, सहभागी अवलोकन है। तो उपयुक्त सभी, सहभागी अवलोकन और उपयुक्त सभी, ये सब क्या हैं?